समस्त शिक्षण या समस्त योग अभ्यास शिक्षा ही देते हैं, शिक्षा ही देते हैं। तो शिक्षण चाहे किसी का भी हो, एक जैसा योगा लगभग थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। तो 6 फैक्टर है इस योग शिक्षण के या शिक्षा के 6 घटक है, 6 फैक्टर है, ये स्मरण रखना है। पहला इसमें टीचिंग, अध्यापक। पहला फैक्टर क्या है? टीचिंग, अध्यापन। पहला क्या है? अध्यापन, टीचिंग। दूसरा लर्निंग, अधिगम शब्द है अर्थात सीखना, लर्निंग यानी सीखना, अधिगम। तीसरा अध्यापक, टीचर। चौथा छात्र, स्टूडेंट। पांचवा विषय या क्रिया, सब्जेक्ट या एक्टिविटी। लास्ट छठा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। अर्थात पर्यावरण या जिसको हम वातावरण कहते हैं। कक्षा का वातावरण कैसा है, जहां अध्ययन कर रहा है उसका वातावरण। तो 6 चीजें हैं, टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट। ठीक है। अध्यापन, सीखना, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय और पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण। ये शिक्षा के 6 घटक, शिक्षण के टीचिंग मतलब लर्निंग के 6 घटक है, 6 फैक्टर ऑफ लर्निंग या योग शिक्षण के 6 घटक। शिक्षा जीवन में कुछ नवीन परिवर्तन लाने के लिए, जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए, मन का निर्माण करने की प्रक्रिया या कुछ सीखने की प्रक्रिया, वो क्या है? शिक्षा या शिक्षण है, वह एजुकेशन है, वह एजुकेशन है। तो एजुकेशन जीवन में जो परिवर्तन सिखाएं, जो परिवर्तन लाएं, जो शक्ति दें, जो मनोशक्ति दे, भावनात्मक दे, शरीर शक्ति को, जो भी शक्तियां प्राप्त हो हम सीखने के माध्यम, शिक्षण के माध्यम से करते हैं। कोई बोलता है ये अभ्यास कर शरीर शक्तिशाली होगा तो अभ्यास करते, ये खा शरीर शक्तिशाली होगा वो खाते हैं, ये पढ़ मन सब। तो वो जो हम जो कुछ भी नया परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं वो शिक्षण के माध्यम से ही लाते हैं। हम जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं वो शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त। जब हम सीखते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है। तो जाना, जानने से प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने से जो परिवर्तन हुआ वह शिक्षण है, वो पूरी पूरी प्रोसेस क्या है? शिक्षण है। अध्यापन, टीचिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ सिखाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ सिखाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है, गाइड किया जाता है, हेल्प की जाती है। कोई भी कोच गोल्ड मेडल नहीं दिला सकता, गोल्ड मेडल तो प्लेयर को ही लाना है, लेकिन कोच ये सिखा सकता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था और फ्लॉप हो रहे थे, 5 पारियों में से केवल 88 रन थे, 2 बार 0 पर आउट। तो भाई को फोन किया, यार क्या मेरे शॉट सिलेक्शन सही नहीं, आउट कैसे हो रहा हूं? तो भाई ने बोला नहीं तेरे शॉट सिलेक्शन सब चीज ठीक है, एक गलती कर रहा है, वो लोग तुम्हें बाहर की ओर बॉल फेंक रहे हैं, तुम कवर की ओर मारना चाहते हो, कवर ड्राइव लगाना चाहते हो, इसलिए तो किनारे लग के गेंद स्लिप में या विकेट कीपर के पास चल जाती है, तो तुम कवर ड्राइव लगाना छोड़ दे। तो उसने क्या किया? मार्गदर्शन दिया कि नहीं ये कवर ड्राइव मत लगाना। तो अगले ही मैच में 241 रन नॉट आउट, 60 रन नॉट आउट, 301 रन एक मैच में मार दिए 2 पारियों में। तो यहाँ वो अध्यापन का कार्य है, अध्यापक ही ये पकड़ सकता है। सब कुछ ठीक था लेकिन बॉल बाहर आ रही है, मैं कवर ड्राइव कर रहा हूं, ये सचिन स्वयं नहीं सीख पाया। लेकिन जो बचपन का गुरु है, जो टीचर है भाई, जिसने उसके लिए विवाह भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ के केवल उसको एक महान खिलाड़ी बनाने के लिए उसने अपना जीवन, तो उसके वीडियो देखता है, तो वीडियो देखने के बाद उसने तुरंत पकड़ लिया कि नहीं हाँ यहाँ गलती कर रहा है। तो ये शिक्षक होता है, ये टीचर होता है। तो जो अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ सिखाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ सिखाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है।
ठीक है, कर वो सब कुछ रहा है, केवल मार्गदर्शन और सहयोग किया जाता है, हेल्प की जाती है, जो अनुभवी शिक्षक द्वारा ही संचालित, अध्यापन अनुभव के द्वारा ही बता सकता है। तो अध्यापन जब तक अनुभव नहीं होगा नहीं बता सकता। ठीक है, अनुभव निरंतर अभ्यास से आ जाता है। अब दूसरा लर्निंग, अब दूसरा लर्निंग, पहला अध्ययन लर्निंग, नए मार्ग का, नए अनुभव का, नई तकनीकों को ग्रहण करना या उसको अनुभूत करना है, वह सीखना है। ठीक है, नए मार्ग का, नए अनुभव का, नई तकनीकी का, इनको ग्रहण करना या इनको अनुभूत करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, लर्निंग है। लर्निंग है नया मार्ग, यानी मार्ग किसी भी दिशा में, जीवन का मार्ग, जो कैरियर का मार्ग, यात्रा का मार्ग, नई तकनीकी, नई चीज, नया कुछ सीखने के लिए, सॉरी नया कुछ अनुभव करने के लिए, नया कुछ जानने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सीखने की प्रक्रिया कहलाती है, वो लर्निंग कहलाती है। तो परिवर्तन की, नूतनेपन की, नएपन की, विकास की, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग है, वो अधिगम है, वो सीखना है, वो सीखना है। तीसरा अध्यापक, टीचर, ए हेल्पर एंड ए गाइड, जो सीखने की प्रक्रिया का इंस्ट्रक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, टास्क मास्टर होता है। एक मार्गदर्शक और एक सहयोगी। शिक्षक सदैव एक मार्गदर्शक और एक सहयोगी होता है। जहां आवश्यकता हुई, यहाँ ये नहीं कर पा रहा, इतनी, अरे ऐसा कर ले, हंस रहा है, जो जानता है कि ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग क्या है, और एक पायलट जो नहीं जानता है, तो उसको दूसरा जो टास्क मास्टर पायलट होता है वो बताता कि नहीं, इस रूट से ऐसे जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। तो जो मार्गदर्शक, मार्गदर्शन कौन कर सकता है, जो पहले से स्वयं जानता हो, जिसको वो बोध हो, जिसको वो बोध हो। और सहयोगी और हेल्पर, सबसे बड़ा ये दो ही गुण टीचर के होते हैं, गाइडेंस का और हेल्पिंग का। जो सीखने की प्रक्रिया का इंस्ट्रक्टर होता है, सीखने की प्रक्रिया का जो सिखा, जो भी कुछ लर्निंग है उसकी इंस्ट्रक्शन देता है, और उसका टास्क मास्टर भी होता है, इतना कर ले, नहीं कर पा रहे ऐसे कर ले, हो जाएगा। ठीक है, आज तो 100 चक्कर ग्राउंड के लगा ले, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा अरे 100 चक्कर लगाऊंगा, थक जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन वो जानता नहीं इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। बोले मैं तो लगा नहीं पाऊंगा, तो चल 60 लगा ले, वो बोले कम मिल गया, 60 हुए, फिर वो बोलता रहे 40 भी लगा ले, इतना लगा लिए। तो ये जो इंस्ट्रक्ट करता है, थक गए ये कर ले, वह टीचर होता है, वह अध्यापक होता है। छात्र, प्यूपिल या स्टूडेंट, जिज्ञासु व्यक्ति जो नए कंसेप्ट, नई प्रैक्टिस, नई टेक्निक सीखना चाहता है, वह छात्र कहलाता है। छात्र व विद्यार्थी कहलाता है, स्टूडेंट कहलाता है। विधियां, मेथड्स, शिक्षण द्वारा प्रयुक्त वे प्रविधि मेथड जिसके माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, अनुसंधान, चर्चा, डिस्कशन कार्य करके सीखा जाता है, वह सब विषय विषय है। एनवायरमेंट, वातावरण, वातावरण अर्थात जहां सीखा जाता है, उस सीखने की प्रक्रिया का वातावरण सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, कक्षाओं की स्थितियां, ठीक है, शिक्षक का स्तर, कक्षा रूम में विद्यार्थी या साथी छात्रों का स्तर, और प्राकृतिक वातावरण, सर्दी गर्मी या सामान्य बरसात है तो बरसात में पानी आ रहा है, बहुत अधिक गर्मी है तो व्यक्ति सीख नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो ये पर्यावरण, तो ये फैक्टर शिक्षण को प्रभावित करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये शिक्षण के फैक्टर्स थे। अब अगला हमारा है टॉपिक टीचर स्टूडेंट एंड टीचिंग एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। टीचर स्टूडेंट एंड टीचिंग, टीचर स्टूडेंट एंड टीचिंग।
टीचिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो चीजें आवश्यक होती हैं, स्टूडेंट भी और टीचर भी। यदि कोई सीखने वाला नहीं है, टीचर किसी को नहीं सिखा सकता। अर्थात उसमें दो चीजें तो है ही है, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। तो टीचर और स्टूडेंट की जो जोड़ने की प्रक्रिया है वह टीचिंग है, वह क्या है, शिक्षण है। तो प्रथम शिक्षक माँ होती है, बच्चा सीखना चाहता पूछता ये क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, तो वो बताती है, ये भी बताती है ये कर ले वो कर ले, ये खाऊंगा क्या होगा, ये नहीं खाऊंगा। आग में बच्चा हाथ भी डाल देता, उसे नहीं पता होता है, इधर वो जल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया ये। तो इन दोनों के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आदान प्रदान है, उनके संबंध से, इनके जुड़ने से जो कुछ उत्पन्न होता है वो शिक्षण कहलाता है, वो सारा का सारा शिक्षण कहलाता है। भारतीय तंत्र में टीचर स्टूडेंट से टीचिंग उत्पन्न हुई है। शिक्षण उत्पन्न किससे हुआ है, इन दोनों के संबंध से, इनके जुड़ने से। हमारे सारे उपनिषद, हमारे सारे ब्राह्मण, हमारे सारे स्मृति ग्रंथ ये बताते हैं कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद कहता है, गीता में सीखने के तरीके के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, और स्मृतियों में तो सब जगह शिक्षकों के कर्तव्य, स्टूडेंट विद्यार्थियों के कर्तव्य दिए गए। तो ये भारतीय परंपरा है कि विद्यार्थी का स्तर क्या होना चाहिए, टीचर का स्तर क्या होना चाहिए। इन दोनों का स्तर ऊंचा होगा तो शिक्षण का स्तर स्वतः ही ऊपर उठ जाता है, स्वतः ही ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो शिक्षण उत्पन्न किससे हुआ, इन दोनों से, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, टीचिंग है। स्टूडेंट और टीचर का प्रोडक्ट टीचिंग है। टीचिंग का प्रोडक्ट स्टूडेंट या टीचर नहीं है, नहीं है, ये दो होंगे, अध्यापक और विद्यार्थी होंगे तभी शिक्षण की प्रक्रिया आरंभ होगी, अन्यथा शिक्षण की प्रक्रिया है ही नहीं, है ही नहीं। अब अगला अपना है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षण। मूल्य क्या है, मूल्य अर्थात वैल्यू, लेकिन यहाँ वैल्यू का अर्थ क्या, हमारे यहाँ मूल्य का अर्थ होता है कीमत। क्रय विक्रय में भी मूल्य शब्द का प्रयोग हो जाता है, ये वस्तु कितने रुपयों की है, हम पूछते हैं। तो मूल्य शब्द अर्थात यहाँ शिक्षा में मूल्य, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अर्थात वो शिक्षा कितने गुणवत्ता परक है, तो यहाँ गुणवत्ता आ जाती है, वजनदार आ जाता है, ये शिक्षा में वजन कितना है। क्योंकि भारतीय शिक्षा तो मूल्य आधारित ही, वैल्यू बेस्ड ही थी, पाश्चात्य विद्या नहीं थी। तो अभी एक नया कंसेप्ट इन्होंने दिया, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसमें व्यक्ति के भीतर के क्वालिटीज का कल्टीवेशन हो। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इनमें पढ़ने वाले लोग सर्वाधिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो एजुकेशन में हाईएस्ट उन्होंने डीलिट कर लिया, डॉक्टर ऑफ साइंस बीएससी कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बन गए, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है, उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उनके जीवन में कोई सार नहीं है। तो भारतीय शिक्षण परंपरा तो मूल्यों के साथ ही आरंभ होती है। वहां केवल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमारे यहाँ जीवन में कोई उपयोग कैसे हो, जीवन को कैसे जियो, वहीं से हमारा शिक्षण आरंभ होता है। और उनका शिक्षण पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद वैल्यू बेस्ड ये सोचते हैं, वो सोचते हैं पहले इंफॉर्मेशन ले लो, बस वही शिक्षण है, बड़ी डिग्रीधारी बन गए, अब नौकरी मिल जाएगी बस।
ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब पाश्चात्य लोग इस शिक्षण पर आ रहे हैं। हमारी शिक्षा परंपरा आरंभ ही इससे होती है, वैल्यू बेस्ड से, ठीक है, मूल्य परक शिक्षा। अर्थात जीवन में जिया कैसे जाए, इस जीवन को दुखों से मुक्त कैसे हो जाए, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाए उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे निपटा जाए। हमारी शिक्षा परंपरा के कारण ही, ज्ञान परंपरा के कारण ही हजारों हमलों होने के बाद, करोड़ों लोगों को मरने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है, अभी तक जीवित है। अभी तक हिंदुओं को शरणार्थी बन के अन्य देशों में नहीं जाना पड़ा, ठीक है। इस परिस्थिति कारण हमारे जीवन में मूल्य परक था, मूल्य थे हमारे जीवन में। हमने मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने मूल्यों को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। एकमात्र हिंदू बचा है अफगानिस्तान में, राजेश कुमार नाम के, बाकी सब आ गए या दूसरे देशों में जाना चाहिए। वो व्यक्ति बोला नहीं, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन ये देश नहीं छोड़ूंगा। राजेश कुमार नाम है उस व्यक्ति का, और वो एक मंदिर का वहां पुजारी है। सदियों से उस मंदिर की पूजा उसका परिवार करता रहा, पीढ़ियों से। बोला इस मंदिर की पूजा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मूल्य उसके जीवन में है। मृत्यु आ जाएगी तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जगह छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि इस मंदिर की पूजा का दायित्व मेरे ऊपर है। ये मैंने मेरे जीवन में पूर्वजों से सीखा है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं। कितने मर गए, कितने खप गए। अफगानिस्तान लोकतंत्र भी हो गया, उसमें 8 लाख हिंदू भी थे, अभी 700 हिंदू केवल बचे। 1947 में और 51 में 8 लाख हिंदू हुआ करते अफगानिस्तान में, आज केवल 700 बचे हैं। इसमें से 300-400 भारत आए हैं, 200-300 कोई कनाडा कोई दूसरी जगह गए। एक वहां व्यक्ति बचा है केवल, राजेश कुमार, वो नहीं आए। हो सकता है वो मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा 2-4 वर्षों बाद, 2-4 महीने बाद, कभी भी उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। लेकिन उसकी शिक्षण मूल्य परक थी, उसने कहा ये कार्य मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा शिक्षण हमेशा मूल्य परक रहा। इसलिए पद्मिनी ने कहा मैं मर जाऊंगी, हम 13,000 लोग मर जाएंगे, लेकिन कोई हमारे शरीर को ले जाकर 2 रुपए में, 5 रुपए में बेचे नहीं, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारी आत्मा का हनन है। इस बीच तो इस शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो अच्छा है, कोई इसको बोली लगाए, कोई इसको नोचे नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है। तो ये हमारी शिक्षण परंपरा थी, हमारे जीवन में मूल्य थे। तो यहाँ शिक्षा में मूल्य आते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में मूल्य परक शाश्वत मूल्य, तो मूल्य किस प्रकार योगदान करते हैं, वो मूल्य का शिक्षण है। तो मूल्य 2 प्रकार के होते हैं जीवन में, जिसको हम सत्य कहते हैं। जीवन में सत्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसी प्रकार मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत मूल्य और एक युगीन मूल्य। तो सत्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसको मृत कहते हैं, एक सत्य कहते हैं। एक जो सदा के लिए सत्य हो, प्रत्येक परिस्थिति में उसको पालन, ये शरीर नष्ट होना ही है, शरीर मरण धर्मा है, ये शाश्वत सत्य है। आत्मा अमर है, ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है, ठीक है। मैं जवान हूं, ये सत्य है, लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा कल, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा। मैं सच बोलने वाला हूं, अभी मैं सच बोल रहा हूं, सत्य है। मैं कल झूठ भी बोल जाऊंगा, शाश्वत सत्य नहीं है। इसी प्रकार मूल्य अर्थात जो जीवन की उत्कृष्टता को ऊंचा उठाते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वो मूल्य होते हैं। वे मूल्य भी 2 है, शाश्वत और युगीन।
एक समय के अनुरूप और एक शाश्वत, सदा पालनीय, सदा पालन करने योग्य। तो सदा पालन करने योग्य जो लक्षण, जो गुणवत्ताएं जो जीवन में हम पालन करते हैं वे शाश्वत हैं। समय के अनुरूप जिनमें हम बदलाव करते हैं वे युगीन कहलाते हैं, युगीन कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ सती प्रथा थी नहीं, जौहर थे नहीं, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, घूंघट प्रथा थी नहीं, बाल विवाह था नहीं। युगीन रूप में एक मूल्य आ गया समाज में, जो समाज के लिए उपयोगी था। घूंघट इसलिए कि अत्याचारी अत्याचारी आएंगे, आपका मुख देखेंगे, उनको पसंद आ गया तो उठा के ले जाएंगे, इसलिए घूंघट रख लिया, देख ही नहीं पाएगा। बाल विवाह क्योंकि कुंवारी कन्या को देखा तो उठा के ले जाएंगे, इसलिए पहले ही विवाह कर दिया। और जौहर क्योंकि शरीर को कोई नोचेगा, इसलिए शरीर को नष्ट ही कर दो। तो ये युगीन मूल्य था। अब इस युग में आवश्यकता नहीं तो लोगों ने विरोध किया, आज ये खत्म है, लेकिन इसको मूल्य के तौर पे जोड़ दिया, इसलिए लोगों ने इसकी रक्षा की, इस पे चले। ये मूल्य था, ये शाश्वत मूल्य नहीं था, सदा के लिए नहीं था, सबके लिए नहीं था, एक समय के लिए था। लेकिन कुछ लोग तो पूरा ढकते हैं तो भी उनको कहने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। वो अंधविश्वास है, अलग चीज है, ठीक है, वो अत्याचार है, वो अत्याचार है। तो हमारे यहाँ शाश्वत मूल्यों में क्या था? सत्य बोलना चाहिए, सत्य, सत्य शाश्वत मूल्य है, अहिंसा शाश्वत मूल्य है। लेकिन प्राण संकट में है, चाहे अपना हो चाहे किसी और का, तो उस समय हिंसा करनी चाहिए। ये युगीन मूल्य है, ये युगीन मूल्य है। तो दोनों मूल्य साथ साथ चलते हैं, शाश्वत मूल्य और युगीन मूल्य। युग के अनुरूप उस मूल्य में परिवर्तन। सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल, ठीक है, किसी असत्य बोलने से किसी के प्राण बच जाएं, किसी को प्रसन्नता हो जाए, तो राम कहते हैं कि तेरी प्रसन्नता के लिए तो मैं हजारों झूठ बोल सकता हूं। तो राम 1000 झूठ बोलने को, ये युगीन मूल्य है। लेकिन बाकी शाश्वत मूल्य क्या? हमेशा सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार, हमेशा अहिंसा का व्यवहार। लेकिन प्राण संकट है तो वहां युगीन मूल्य कहता है हिंसा करो, हिंसा करो। इस प्रकार ये मूल्य कहलाता है। तो शिक्षा में मूल्य, तो शिक्षक का सम्मान करना, अध्ययन में परिश्रम करना, ये सब शाश्वत मूल्य है। युगीन मूल्य में समय के अनुरूप, समय के अनुरूप कुछ परिवर्तन करना युगीन मूल्य कहलाते हैं। युगीन मूल्य, तो ये दो मूल्य के दो प्रकार हैं, शाश्वत और युगीन। ठीक है, युग के अनुरूप, टाइम अकॉर्डिंग, और शाश्वत जो एवर, हमेशा रहने वाले, हमेशा रहने वाले, इसको ध्यान रखना है। तो मूल्य अर्थात कीमत, मोल या लागत, ठीक है। जिस प्रकार चेतना और धारणा शब्द को हम जीवन में व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए मूल्यों को भी हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है मूल्य, अर्थात हमारे स्टैंडर्ड, जीवन की गुणवत्ता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। मूल्य वस्तुतः अर्थशास्त्रीय शब्द है, कीमत के कारण, लागत के कारण। लेकिन ये वैल्यू हमारे जीवन में क्या दिखाती है? हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड को दिखाती है। हमारे जीवन का स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, वे हमारे मूल्य दिखाते हैं। हम आचरण किस प्रकार का करते हैं। तो हमारे जीवन में मूल्य नहीं, तो हमारा आचरण खराब आचरण होगा। हम शिक्षक के प्रति, ज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारा आचरण सही नहीं है, तो वो आचरण दिखाने वाली ये मूल्य होते हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही कोई अच्छा छात्र बन पाता है, कोई अच्छा शिक्षक बन पाता है। तो ये मूल्य है, ये मूल्य है। और इसमें कुछ पूछना, कुछ पूछना इसमें?